तो ये कहानी है दो खतरनाक असैसियन दोस्तों की जिनका काम है पैसा लेकर लोगों को टपकाना। और अभी क्रिसमस का टाइम चल रहा होता है और इसी बीच हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के कहने पर अपने डैड को ढूंढ रही होती है। पर अजीब बात तो ये है कि इस बच्ची ने आज तक अपने डैड को नहीं देखा होता। जिसके बाद ये बच्ची उन्हीं दो असैसियन दोस्तों से मिल जाती है और उनसे मिलते ही उनके काम की बैंड बजा देती है। तो चलो देखते हैं कि आखिरकार इस कहानी में क्या होता है। तो इस कहानी की शुरुआत एक असैसिन से होती है जो कि अपने टारगेट का पीछा कर रहा होता है, जिसकी सेफ्टी के लिए दो कार्स उसके पीछे चल रही होती हैं। लेकिन तभी असैसिन अपनी स्पीड से उन्हें ओवरटेक कर लेता है और तभी उसकी पीठ से एक बैग नीचे गिर जाता है और इस बैग के अंदर से काफी सारे नुकीले कांटे निकलते हैं, जिससे ये कार पलट जाती है। और इसके बाद वो दूसरी कार में बैठे हुए बॉडीगार्ड्स के साथ फाइट करना शुरू कर देता है और उनके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है, जिससे उनका टायर पंचर हो जाता है। और जैसे तैसे करके असैसिन अपने टारगेट तक पहुंच जाता है, पर तभी उसका बॉडीगार्ड उसके मुंह पर एक गोली चलाता है, पर असैसिन बच जाता है। जिसके बाद वो एक ब्रिज के ऊपर से जंप लेता है और अचानक से उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर बॉडीगार्ड ड्राइवर से कहता है इस बंदे के ऊपर गाड़ी चढ़ा दो। लेकिन ड्राइवर उल्टा उसी को गोली मार देता है क्योंकि ये बंदा भी उसी के साथ मिला हुआ होता है। जिसके बाद ये दोनों अपने टारगेट को वेयर हाउस लेकर चले जाते हैं और वो बंदा ये बोलता है कि मेरे साथी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और ये सुनने के बाद उन दोनों में से एक बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे गोली से उड़ा देता है। और अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद ये दोनों अपने बड़े से अपार्टमेंट के अंदर आ जाते हैं। और इसके बाद हमें इन दोनों के बारे में बताया जाता है काजुकी जो कि घर के सारे काम करता है, जबकि रे पूरा टाइम वीडियो गेम्स खेलने में लगा रहता है। और असैसिन का काम करते हुए काजुकी मास्टरमाइंड होता है जो कि सारा कुछ प्लान करता है। और रे का काम होता है इन सारी चीजों को एग्जीक्यूट करना, यानी कि मारने का काम करना। और इसके बाद काजुकी एक बंदे से मिलने के लिए कैफे में जाता है जिसका नाम होता है कोतारो, और वो ये कहता है कि तुमने मिशन काफी अच्छे से कंप्लीट कर लिया। जिसके बाद काजुकी को अपना एक नया मिशन मिलता है और पुराने मिशन के पैसे मिलते हैं। जिसके बाद काजुकी उसमें से आधे पैसे निकाल लेता है और ये कहता है कि आधे पैसे उसी को भेज देना जिसको तुम हमेशा से भेजते हो। और जब काजुकी घर जा रहा होता है तो उसे दो सुंदर लड़कियां घेर लेती हैं और उसे बार के अंदर लेके चली जाती हैं, यानी कि अब काजुकी का कटने वाला है। और जैसे वो बार के अंदर जाता है तो यहाँ पर वो जुए में सारे पैसे हार जाता है, यहाँ तक कि अपनी शर्ट भी। और वापस आते हुए उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। और इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काजुकी एक केक बना रहा होता है और रे अपने अगले मिशन के लिए वेपन तैयार कर रहा होता है। और इन दोनों का अगला टारगेट ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाला एक बंदा है जो कि शाम को पार्टी में आने वाला है, जिसके लिए दोनों प्लान बनाते हैं कि वो दोनों केक डिलीवरी करने का बहाना बनाएंगे और पार्टी के अंदर घुस जाएंगे। जिसके बाद काजुकी और रे अपना गेटअप चेंज कर लेते हैं और फिर हम एक 4 साल की छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि ट्रेन से बाहर आकर पूरे शहर के अंदर अपने पापा को ढूंढ रही होती है। और ये बच्ची इधर उधर जाकर सभी से ये पूछती है क्या तुमने मेरे पापा को देखा है, पर किसी ने भी उसके पापा को नहीं देखा होता। और इसी तरह से पूरा दिन गुजर जाता है और रात हो जाती है। और इसके बाद मैरी एक होटल के अंदर जाने की कोशिश करती है इस उम्मीद से कि शायद उसके पापा अंदर होंगे। और इसी टाइम काजुकी भी सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहन लेता है और अपना काम करने के लिए होटल के अंदर घुसता है और वो केक डिलीवरी का नाटक करता है और गार्ड्स को चकमा देने के बाद आराम से एलिवेटर के अंदर घुस जाता है। और तभी हम मैरी को देखते हैं जो कि केक देखकर काजुकी की तरफ भागती है और उसके साथ लिफ्ट में घुस जाती है, जिससे उसका प्लान चौपट हो जाता है। और वो मैरी को देखकर काफी चौंक जाता है जो कि बड़े ही प्यार से उसे देख रही होती है और केक मांगती है। जिसके बाद वो थोड़ा सा केक खाकर ये पूछती है क्या आपने मेरे पापा को देखा? अरे नहीं, मैंने तुम्हारे डैड को नहीं देखा। और ये बोलते ही लिफ्ट के दरवाजे खुल जाते हैं और मैरी बाहर भाग जाती है, जिससे सामने खड़े हुए दोनों गार्ड्स को उसके ऊपर शक होता है और वो दोनों उसके ऊपर बंदूकें तान देते हैं। पर तभी रे उन दोनों को छल्ली कर देता है और तभी काजुकी मैरी के पीछे भागता है ताकि वो कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। और रे भी बड़ी आराम से सारे के सारे गार्ड्स को मारता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। जिसके बाद वो अपनी स्नाइपर निकालकर बाकी के बंदों को मार देता है और एक हीरो की तरह दरवाजा तोड़कर हॉल के अंदर एंट्री लेता है। और काजुकी और मैरी भी उसके पीछे पीछे अंदर आ जाते हैं, लेकिन मैरी काजुकी के हाथ से निकलकर भाग जाती है। और फिर हम रे को देखते हैं जो कि सीधा अपने टारगेट की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी मैरी उसी टारगेट के पास आ जाती है और ये पूछती है क्या तुम मेरे पापा हो? और ये सुनने के बाद वो बंदा मैरी को पकड़ लेता है, उसे बंदी बना लेता है, मतलब वो वाली बंदी नहीं, दूसरा बंदी। जिसके बाद रे ये डिसाइड करता है कि वो टारगेट को मैरी के थ्रू गोली मारेगा, पर काजुकी उसे ऐसा करने से मना कर देता है। अरे तुम ऐसा मत करना, इससे उस बच्ची की जान भी जा सकती है। जिसके बाद काजुकी मैरी को बचाने के लिए आगे जाता है और उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसनी शुरू हो जाती हैं। और वो एक ट्रे को लेकर आगे भाग रहा होता है और वो भागते भागते अपनी दाढ़ी और टोपी हटा देता है और ये बोलता है अरे मैरी, मैं तुम्हारा डैड हूँ, अरे जल्दी से मेरे पास आओ। और ये सुनने के बाद मैरी उसकी गोद में कूद जाती है और सही मौका देखकर रे अपने टारगेट को गोली से उड़ा देता है। और इसके बाद रे विंडो के ऊपर गोलियां चलाता है, जिसके बाद ये सारे यहाँ से गायब हो जाते हैं। और ये मिशन कंप्लीट होने के बाद काजुकी और रे मैरी को लेकर अपने साथ अपने घर आ जाते हैं और काजुकी काफी खुश होता है क्योंकि मैरी आराम से सो रही होती है और ये बच्ची
बच्ची सोती हुई काफी क्यूट लगती है। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर मैरी काजुकी के रूम का दरवाजा पीट रही होती है क्योंकि उसे बहुत जल्दी वॉशरूम यूज करना है। और जैसे ही काजुकी बाहर आता है मैरी कहती है कि पापा मुझे सुसु जाना है। जिसके बाद काजुकी उसे लेकर नीचे की तरफ भागता है पर टॉयलेट सीट उसके लिए काफी ज्यादा ऊंची होती है। अरे पापा मुझे ऊपर उठाओ। और इसके बाद वो सिंक के अंदर हाथ धोने के लिए भी उसे ऊपर उठाने के लिए कहती है। और जब काजुकी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए अंडे तोड़ रहा होता है तभी मैरी कहती है अरे पापा मैं भी ये करना चाहती हूँ। पर काजुकी उसे मना कर देता है क्योंकि काउंटर टॉप उसके लिए काफी ज्यादा ऊंचा होता है और मैरी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और जब काजुकी अपने काम में बिजी होता है वो ये देखता है कि मैरी एक चेयर लेकर आ रही है पर वो चेयर के साथ नीचे गिर जाती है। और ये आवाज रे भी सुन लेता है और वो बाहर आकर पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और तभी काजुकी मैरी को उसके हाथ में थमा देता है और ये कहता है कि एक काम करो इसे डिस्ट्रैक्ट करो। और यहाँ पर मैरी भी काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे खेलने के लिए एक नया खिलौना यानी कि रे मिल जाता है। जिसके बाद रे उसे अपना सारा का सारा वीडियो गेम्स का कलेक्शन दिखाता है और मैरी उसका कबाड़ा कर देती है। और जब काजुकी ब्रेकफास्ट रेडी कर लेता है तो ये सारे खाने बैठ जाते हैं और काजुकी मैरी से कहता है पहले प्रे करो तब खाना। और वो रे को भी टोक देता है अरे भाई पहले प्रे कर। और इसके बाद ये सारे प्रे करते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैरी काफी ज्यादा खुश लग रही होती है क्योंकि ब्रेकफास्ट एकदम डिलीशियस होता है। और इसके बाद रे और काजुकी उन्हीं पिक्चर्स के बारे में बात करते हैं जो कि उन्हें मैरी के बैग में से मिली होती है। और ये वही बंदा होता है जिसको रात उन्होंने पार्टी में मारा है, यानी कि कल रात मरने वाला बंदा मैरी का असली डैड था। और उसके बैग में उन्हें एक नोट भी मिलता है जिसके अंदर मैरी की मॉम उसके डैड से काफी ज्यादा गुस्सा होती है और मैरी का ख्याल रखने के लिए कहती है। और अब जब उसके पापा मर चुके हैं तो काजुकी और रे ये डिसाइड करते हैं कि मैरी को दोबारा से उसकी मॉम के पास भेज देंगे। अरे छोटी बच्ची ये बताओ कि तुम कहाँ रहती हो। पर मैरी को कुछ नहीं पता होता कि वो कहाँ से आई है और कहाँ रहती है। काजुकी पूछता है कि तुम आई कहाँ से हो। अरे मैं काफी दूर से आई हूँ। पर आई कैसे हो। मैं चल करो ट्रेन से। और इतनी सारी बातें करने के बाद उन दोनों को बस एक ही बात पता चलती है कि मैरी की माँ गाना गाती है। काजुकी कहता है कि हमें इसकी मॉम को ढूंढने के लिए कोतारो की हेल्प लेनी होगी। एक काम करो रे तुम मैरी का ध्यान रखने के लिए घर पर रुक जाना। पर रे मना कर देता है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी मैरी ऊपर चढ़ जाती है और कॉफी के साथ खुद भी नीचे गिर जाती है। अगली सीन में काजुकी मैरी की ड्रेस को चेंज कर देता है। एक काम करो तुम एंजॉय करो हम जरा बाहर जा रहे हैं तो टेंशन मत लेना। और इसके बाद ये दोनों मैरी को छोड़कर कोतारो के पास पहुंच जाते हैं और उसे इस बात के लिए कन्विंस करते हैं कि वो अपने पिछले टारगेट की गर्लफ्रेंड के बारे में पता करे ताकि वो मैरी की मॉम के बारे में पता कर सके। पर कोतारो उन दोनों से काफी ज्यादा नाराज होता है क्योंकि उन्होंने क्रिसमस वाला मिशन काफी बुरे तरीके से अंजाम दिया था। लेकिन इसके बाद भी वो इन दोनों को अगला मिशन दे देता है। और जब ये दोनों बाहर जा रहे होते हैं तो एक अजीब सा आदमी रेस्टोरेंट के अंदर आता है और वो कोतारो से किसी मिशन के बारे में पता करता है। और जब काजुकी और रे दोबारा से घर में आते हैं वो ये देखते हैं कि पूरा का पूरा घर तबाह हो चुका है, यानी कि सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है, यहाँ तक कि सोफा भी उल्टा पड़ा है। और तभी रे अपना वेपन निकालकर तैयार हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि घर के अंदर कोई घुसपैठिया घुस गया है। और जब वो दोनों चेक करते हैं उन्हें ये पता चलता है कि मैरी ने अकेले ही छुपन छुपाई खेलकर घर का ये हाल किया है। और जैसी वो इन दोनों की आवाज सुनती है तो वो बाहर आ जाती है, लेकिन अब भी वो खेलने के मूड में होती है। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि काजुकी अपने अगले टारगेट के बारे में रिसर्च कर रहा होता है और ये बंदा एक ड्रग डीलर है जो कि बड़े से मेंशन में हाई सिक्योरिटी के साथ रहता है। और तभी काजुकी रे से पता करता है क्या तुम्हें पता है कि अंदर कैसे जा सकते हैं। रे कहता है इसमें सोचना क्या है, सीधा अंदर घुसो, सबको टपकाओ और इस बंदे को भी मार दो। अबे ओए कैसी बातें कर रहा है। और तभी मैरी वहाँ पर भागते हुए आती है और काजुकी से कहती है कि तुम्हें ढंग का खाना बनाना नहीं आता। और ये बोलकर वो दोबारा से भाग जाती है। जिसके बाद काजुकी उसे ढूंढना शुरू कर देता है और जब वो उसे मिल जाती है तो वो काजुकी को देखकर दोबारा भाग जाती है। और तभी अचानक उन दोनों को एक आइडिया आता है और वो अपने टारगेट के घर में घुसने का प्लान डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। पर मैरी को काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि काजुकी उसके साथ अब नहीं खेल रहा होता। और फिर अगले सीन में ये दोनों अपने मिशन पर जाने के लिए अपना सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, पर उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि मैरी का आखिरकार क्या करना है। जिसके बाद ये दोनों मैरी को स्नैक्स का लालच देते हैं और मैरी इतने सारे स्नैक्स देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और जब इन दोनों को ये लगता है कि ये ट्रिक काम कर रही है तो ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, पर मैरी भी इनके पीछे पीछे बाहर आ जाती है। पर काजुकी फटाक से दरवाजा बंद कर देता है, जिसके बाद मैरी चिल्लाने लगती है। और इसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मैरी को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। और इन दोनों का प्लान ये होता है कि रे बैकयार्ड में रुकने वाला है और काजुकी अंदर जाकर अपने टारगेट को बाहर लेकर आएगा। पर जैसे काजुकी मेंशन के अंदर घुसने वाला होता है तभी मैरी ट्रक का हॉर्न बजा देती है और ये कहती है मुझे सुसु जाना है। अरे जब तक हमारा काम खत्म नहीं हो जाता तब तक कंट्रोल करो। और फिर देखते देखते काजुकी सिक्योरिटी रूम के अंदर चला जाता है और वहाँ पर एक गार्ड को बिजली का झटका दे देता है और सारे के सारे सीसीटीवी कैमरास को शट डाउन कर देता है। और साथ ही में वो पूरे के पूरे मेंशन में बॉम्ब्स लगाना शुरू कर देता है। पर तभी मैरी अचानक से डोरबेल बजा देती है और एक बंदे से पूछती है क्या मैं वॉशरूम यूज कर सकती हूँ। जिसके बाद ये बंदा उसे अंदर आने की परमिशन दे देता है। पर अंदर आते ही मैरी काजुकी को देख लेती है और ये कहती है अरे पापा मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और सबका ध्यान काजुकी की तरफ होता है।
और ये कहते ही मैरी यहाँ से भागने लगती है और काजुकी उसका पीछा कर रहा होता है। और ये सारे के सारे बंदे काजुकी का, जिनसे बचने के लिए काजुकी सारे के सारे बटन प्रेस करना शुरू कर देता है और बॉम्ब्स फटने लगते हैं। और मैरी का पीछा करते हुए काजुकी टारगेट के रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स उनको घेर लेते हैं। और अब काजुकी को ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है, पर तभी सारे के सारे बंदे एक एक करके नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि रे पीछे से उन्हें बैकफायर दे रहा होता है। और यहाँ पर काजुकी मैरी को बचा रहा होता है और रे भी अपनी गन की स्किल से सबको एक एक करके टपका रहा होता है। और जब सिचुएशन हाथ से निकल रही होती है, तभी काजुकी मैरी और रे को लेकर एक साथ भागता है, पर यहाँ पर रे अब भी बंदूकें चला रहा होता है। जिसके बाद ये सारे स्पीड बोट के अंदर बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं, पर काजुकी मैरी को काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और इसके बाद काजुकी के फोन पर कोतारो का कॉल आता है, जो कि उसे इस मिशन से फायर कर देता है, पर वो उस लड़की के बारे में बताता है जो कि शायद लास्ट टारगेट की गर्लफ्रेंड हो सकती है। और ये सुनने के बाद वो दोनों चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये शायद मैरी की माँ हो सकती है। और इसी बीच हम ये देखते हैं कि ओजिनो बॉस और उसके गार्ड्स को मारने में सफल हो जाता है और बॉस यहाँ पर रो रहा होता है, अबे भाई छोड़ दे मुझे। तुम्हारे आखिरी शब्द क्या हैं? जल्दी कहो। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, पर मुझे छोड़ दो। और ये सुनने के बाद ओजिनो उसे गोली से उड़ा देता है। और अगली सीन में हम एक कुत्ते और एक छोटे से बच्चे को देखते हैं, जो कि ये कह रहा होता है कि पापा रुको, तुम मुझे पापा मत बुलाओ। और इसके बाद हम रे को देखते हैं, जो कि आराम से घोड़े बेचकर सो रहा होता है। और मैरी उसे उठाने के लिए आती है, पर वो नहीं उठता, तो मैरी उसके पेट पर कूद जाती है। और इसके बाद ये सारे आराम से बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और मैरी को ये खाना काफी पसंद आता है। और जब काजुकी रे से बात कर रहा होता है, तो मैरी उसकी गोद में चढ़ जाती है और काजुकी उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। और उसे इतना ज्यादा खुश देखकर रे उससे पूछता है, क्या तुम सच में इसे वापस करना चाहते हो? काजुकी कहता है कि हमारी लाइफ काफी मुश्किल है और हम नहीं चाहते कि इसके ऊपर कोई दिक्कत आए। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि काजुकी कोतारो से मिलने के लिए जाता है, जो कि उसे मैरी की मॉम का एड्रेस देता है। और फिर हम मैरी को देखते हैं, जो कि पार्क में खेल रही होती है और मिट्टी के छोटे छोटे गोले बना रही होती है। और यहाँ पर काजुकी और रे अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि काजुकी ने आज तक अपने मॉम डैड को नहीं देखा और रे के पेरेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। और तभी मैरी उनके पास आ जाती है और ये कहती है कि पापा ये लो डम्पलिंग्स, इन्हें खाओ। अरे तुम मुझे सबके सामने डैड मत बुलाओ। लेकिन वहाँ पर आसपास कोई भी नहीं होता और मैरी सामने एक बंदे को देखती है, जो कि कुछ बेच रहा होता है। और उसे देखकर मैरी उसके पास भाग जाती है और रे उसकी हेल्प करने के लिए आगे जाता है। और मैरी सभी के लिए कुछ खाने के लिए लाती है। और ये देखकर काजुकी की आंखें नम हो जाती हैं, जिसके बाद वो ड्रिंक्स लेने के लिए चला जाता है। और जब मैरी प्लेग्राउंड में अकेली खेल रही होती है, तो वहाँ पर एक ऑफिसर आता है, जिसको ऐसा लगता है कि मैरी यहाँ पर अकेली है। अरे तुम यहाँ पर किसके साथ आई हो? और मैरी रे की तरफ इशारा कर देती है, पर रे मना करता है कि वो उसका डैड नहीं है। पर तभी अचानक काजुकी वहाँ पर आ जाता है और ये बोलता है कि मैं इसका डैड हूँ। पर मैरी यहाँ पर उसे अपना डैड मानने से मना कर देती है, क्योंकि काजुकी ने ही उसे ऐसा कहा था। जिसके बाद वो मैरी को अपनी गोद में उठा लेता है और ऑफिसर को कन्विंस करता है कि वो ही उसका पापा है। और वो मैरी को लेकर यहाँ से चला जाता है। और फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर काजुकी मैरी को डराने की कोशिश करता है, पर वो हंसने लगती है। और जैसे ही लाइट्स ऑफ होती हैं, तो मैरी रे के कमरे में जाती है, पर रे अपने कमरे में नहीं होता। जिसके बाद मैरी उसके वॉशरूम जाती है, तो रे बाथटब में सो रहा होता है, ताकि वो किसी भी अचानक हुए हमले के लिए तैयार रहे। और मैरी भी उसके साथ सोने की जिद करने लगती है और वो भी टब में कूद जाती है। और वो रे को हंसाने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, पर इस बंदे के मुंह पर एक बार भी स्माइल नहीं आती। और अगले दिन ये दोनों ही मैरी को लेकर उसकी मॉम के पास जाने के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं। और जब ये सारे वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो काजुकी उसकी माँ को ढूंढने के लिए आगे जा रहा होता है और रे और मैरी गाड़ी के अंदर ही रुक जाते हैं। और काजुकी ये नोटिस करता है कि मैरी की माँ बार में गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। और जैसे वो अंदर जाता है, तो उसका बॉयफ्रेंड उसे पीछे से लात मारता है और साथ ही में अपनी गर्लफ्रेंड की भी एक जोरदार थप्पड़ मारता है। पर तभी काजुकी उसे नीचे गिरा देता है, जिससे ये बंदा काफी ज्यादा गुस्से में आकर काजुकी के साथ भिड़ना शुरू हो जाता है। जिसके बाद ये बंदा एक टूटी हुई बाटली उठा लेता है और काजुकी पर अटैक करता है और उसके मुंह पर एक छोटा सा कट लगा देता है। और ये देखने के बाद काजुकी उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का रसीद कर देता है, जिससे उसकी नाक में से खून निकलता है और वो बंदा यहाँ से भाग जाता है। और फिर अगली सीन में हम मैरी को देखते हैं, जो कि पार्क के अंदर खेल रही होती है और अपने साथ साथ वो रे को भी लगा कर रखती है। मैरी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होती है और वो रे को सीसॉ पर खेलने के लिए भी जिद करती है। और रे बेचारा चुपचाप वो सारा कुछ करता है, जो कि मैरी उसे करने के लिए कहती है। और इसके बाद ये दोनों आराम से बेंच पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर रे उससे ये पूछता है कि तुम काजुकी को डैड क्यों बुलाती हो? वो ये कहती है कि डैड वो होते हैं जो कि हमें हर मुसीबत से बचाते हैं। और ये सुनने के बाद रे अपने डैड के बारे में सोचता है, जो कि उसे कहा करते थे कि तुम इतने कमजोर क्यों हो, माँ
मारो या फिर मर जाओ। जिसके बाद रे अपने डैड से बात करने की काफी कोशिश करता है, पर उसके डैड ये बोलते हैं कि मुझे डैड मत बुलाओ, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। और जब रे दोबारा से रियलिटी में आता है तो उसे ये पता चलता है कि मैरी यहाँ से भाग चुकी है। और इसके बाद काजुकी मैरी की माँ को ये बताता है कि उन्होंने मैरी को ढूंढ लिया है, लेकिन अब वो उसे वापस करना चाहते हैं। लेकिन मैं उसे वापस लेना नहीं चाहती, उस लड़की ने मेरी पूरी जिंदगी नर्क बना दी है। पर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, आखिरकार तुम उसकी माँ हो। और ये सुनने के बाद उसकी माँ जोर जोर से हंसने लगती है और ये कहती है, जब उसके बाप ने मेरी जिम्मेदारी नहीं ली तो मैं उसकी जिम्मेदारी क्यों लूं? तुम भी इसके बाप की तरह ही गैर जिम्मेदारी वाली बातें कर रही हो। आखिरकार ये तुम्हारी बच्ची है, तुमने कभी भी अकेले एक बच्ची को नहीं पाला है, तो तुम मेरी बातें नहीं समझ सकते। इस बच्चे को संभालने के चक्कर में मेरा पूरा करियर खराब हो गया। और ये बोलने के बाद वो सारी की सारी बॉटल्स को नीचे गिरा देती है। और ये सारी बातें सुनने के बाद काजुकी वहाँ से चला जाता है, ये सोचते हुए कि एक माँ अपनी बेटी से इतनी नफरत कैसे कर सकती है। और फिर अगली सीन में हम रे को देखते हैं जो कि मैरी को ढूंढ रहा होता है, पर मैरी यहाँ पर दो ऑफिसर से बात कर रही होती है जिन्हें ऐसा लगता है कि ये बच्ची खो गई है। चलो बच्ची हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। अरे नहीं नहीं अंकल, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। और रे दूर से खड़ा हुआ ये सोच रहा होता है कि काश ये पुलिस ऑफिसर्स उसको लेकर चले जाएं। और मैरी जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि पापा मुझे बचा लो। और ये सुनने के बाद रे सामने आ जाता है और वो ये कहता है कि इसको छोड़ दो, क्योंकि रे को मैरी की बात याद आ जाती है कि पापा वही होते हैं जो कि आपको हर मुसीबत से बचाते हैं। चलो मैरी घर चलते हैं। और ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा खुश होती है और कूदकर उसकी गोदी में आ जाती है। जिसके बाद ये दोनों घर जाने लगते हैं और रास्ते में जाते हुए उन्हें काजुकी मिलता है, जिसको देखकर मैरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे ये बताती है कि उसने आज पूरा दिन रे के साथ बिताया है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि काजुकी मैरी के लिए हैमबर्गर्स लेके आता है और ये कहता है कि ये तुम्हारी मॉम ने दिए हैं। और ये खाने के बाद मैरी कहती है कि ये आपसे काफी ज्यादा अच्छे हैं। और रे को भी ये स्टेक्स काफी पसंद आते हैं। और इसके बाद मैरी ये जिद करती है कि वो तीनों एक साथ सोएं, पर रे और काजुकी मना कर रहे होते हैं। लेकिन इसके बाद भी मैरी उन दोनों को अपने साथ सुला लेती है और मैरी जोर जोर से खर्राटे लेना शुरू कर देती है। और काजुकी यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं होता और वो कहता है, अरे रे यार थोड़ा साइड हो जाओ ना। पर रे यहाँ पर घोड़े बेचकर सो चुका था। और इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर काजुकी काम कर रहा होता है और मैरी उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है। और इसके बाद वो रे के पास जाती है जो कि ट्रेडमिल पर भाग रहा होता है, पर मैरी जाकर उसका बटन दबा देती है और उसकी स्पीड को पहले से काफी तेज कर देती है। और रे को उसके ऊपर बहुत तेज भागना पड़ता है, जिसको देखकर मैरी जोर जोर से हंस रही होती है। और जब वो किचन में हेल्प करने के लिए जाती है तो वो सारे सामान के साथ नीचे गिर जाती है। और काजुकी को ये देखकर हैरानी होती है कि ये छोटी सी बच्ची कपड़ों को वैक्यूम क्लीनर से साफ कर रही होती है और सारे के सारे बाथरूम को बबल से भर देती है। और इसके लिए वो माफी भी मांगती है। और जब रे पौधों को पानी दे रहा होता है तब भी मैरी सारा कुछ गड़बड़ कर देती है और यहाँ पर भी वो नीचे गिर जाती है। और थक हारने के बाद वो दोनों से लेकर पार्क में चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक वैन दिखाई देती है। और इसको देखकर काजुकी को एक आइडिया आता है, क्यों ना मैरी को डे केयर के अंदर एडमिशन दिला दिया जाए, जिससे वो अपना काम आराम से कर पाएंगे। जिसके बाद काजुकी अपने आसपास के सारे डे केयर्स को गूगल पर सर्च करना शुरू कर देता है और उन्हें कॉल करता है, पर वो न्यू स्टूडेंट्स को नहीं लेते, जिससे काजुकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पर मैरी तो डे केयर जाने के लिए अभी से ही रेडी हो जाती है। और इसके बाद ये दोनों मैरी को लेकर गवर्नमेंट ऑफिस जाते हैं ताकि उसके एडमिशन में थोड़ी सी हेल्प हो सके। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनका नंबर 142 होता है, जिसके लिए उन्हें थोड़ा सा वेट करना होता है। पर थोड़ी देर वेट करने के बाद उनका नंबर आ जाता है, जिसके बाद वो स्टाफ से डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि किस तरह से मैरी को एडमिशन दिलवाना है। एक काम करो, पहले ये पेपर वर्क कंप्लीट कर दो, जिसके बाद मैरी आराम से स्कूल के अंदर जा सकती है। और जब काजुकी घर पर आता है तो वो ये सोच रहा होता है कि अगर उसने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए तो उनका असैसिनेशन वाला बैकग्राउंड सबके सामने आ जाएगा। जिस पर रे कहता है, अरे यार एक काम करते हैं, इसका एडमिशन कहीं और करा देते हैं। और ये सुनने के बाद काजुकी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स फेंकने वाला होता है, तभी मैरी भाग कर आती है और उसके पेट में एक जोरदार टक्कर मारती है और ये कहती है कि पापा आपने कहा था कि मुझे डे केयर भेजेंगे। जिसके बाद काजुकी अपने जाली डॉक्यूमेंट्स बनाना शुरू कर देता है। रे कहता है कि टेंशन मत लो, ये तुम्हारा डे केयर में एडमिशन करवा देगा, क्यों है ना। और अगले दिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां पर ये बात सील हो जाती है कि मैरी अब पढ़ सकती है। और इसके बाद वो मैरी को लेकर उसी डे केयर सेंटर में पहुंच जाते हैं जो उन्होंने सबसे पहले सिलेक्ट किया था, जहाँ पर एक बूढ़ी आंटी उनसे ये पूछती है, क्या तुम दोनों इसके फादर हो। मैरी कहती है कि हाँ, ये दोनों ही मेरे फादर हैं। लेकिन वो यहाँ पर सारी पोल पट्टी खोल देती है और ये कहती है कि काजुकी पापा जाली डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और रे पापा बंदूक चलाने में एकदम माहिर हैं। काजुकी ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और ये बोलता है, अरे नहीं नहीं नहीं, ये टॉय गन की बात कर रही है। और देखते देखते मैरी उनके काम के बारे में सारा कुछ रिवील करना शुरू कर देती है। और जब सारी चीजें हाथ से निकल रही होती हैं, तभी काजुकी और रे उसे लेकर बाहर निकल जाते हैं। काजुकी कहता है कि अगले इंटरव्यू में तुम हमें बात करने दोगी, समझी। जिसके बाद वो अगले डे केयर सेंटर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मैरी का एडमिशन हो जाता है और मैरी काफी खुश होती है। और इसके बाद काजुकी डे केयर सेंटर की बुक पढ़ता है ताकि वो मैरी के लिए सारा सामान अरेंज कर सके। और अगले दिन काजुकी और रे उसे लेकर एक स्टोर के अंदर जाते हैं
हैं जहाँ की चीजें देखकर मैरी की आंखें चमकने लगती है और वो काफी खुश होती है और वो मैरी के लिए काफी सारी चीजें खरीदते हैं। मैरी ये पूछती है कि मैं डे केयर कब जाऊंगी। काजुकी कहता है कि तुम कल से जाने वाली हो। अरे वाह, काफी मजा आएगा, थैंक यू पापा। और फिर हम रे को देखते हैं जो कि डे केयर की बुक पढ़ रहा होता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि जो भी मैरी का सामान है उसके ऊपर मैरी का नाम लिखा होना चाहिए। और ये सुनकर काजुकी कहता है अरे यार ये कितना बकवास काम है और मैं ये काम नहीं करने वाला, ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। जिसके बाद रे मैरी के सारे सामानों पर उसका नाम लिखना शुरू कर देता है और वो काफी खुश होती है। और जब काजुकी सामान लेकर आता है वो ये देखता है कि मैरी ने अपनी काफी महंगी टी शर्ट एकदम खराब कर दी है। अरे यार ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हें पता भी है ये कितनी महंगी है। और जब काजुकी उसकी टी शर्ट पर स्टिचिंग कर रहा होता है तो उसके हाथ में चोट लग जाती है और जब वो रे को देखता है तो रे घोड़े बेचकर सो रहा होता है। अबे यार अब मैं सारा काम अकेला कैसे खत्म करूंगा। और मैरी के स्कूल के पहले ही दिन ये दोनों काफी सज सवर कर स्कूल के अंदर पहुंचते हैं और सारे के सारे पेरेंट्स की निगाहें इन्हीं के ऊपर होती है। और वहाँ की केयर टेकर मिस आना उन सभी को ग्रीट करती है और ये कहती है कि मैरी तुम अपने आउटफिट में काफी अच्छी लग रही हो। और इसके बाद आना उन सभी को लेकर अंदर चली जाती है जहाँ पर मैरी अपना वक्त बिताने वाली है, यानी कि स्कूल का टूर। और इसके बाद मिस आना उन्हें मैरी का रूटीन लिखने के लिए कहती है पर काजुकी ने पहले ही सारा रूटीन लिख लिया होता है पर मैरी का नहीं अपना। और जब मिस आना वो डायरी पढ़ती है तो उसके अंदर लिखा होता है कि मैं सारी रात मैरी का नाम किताबों पर और सभी चीजों पर लिखने से थक गया हूँ और अब मुझे आराम चाहिए। और फिर काजुकी मैरी का लंच बॉक्स देता है पर आना ये कहती है कि वो खाना यहीं पर प्रोवाइड कराते हैं। और इसके बाद ये दोनों मैरी को छोड़कर बाहर आ जाते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने एक काफी बड़ा मिशन कंप्लीट कर लिया है। और जब मैरी अंदर खेल रही होती है तो वो एक लड़के से ये पूछती है क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ, पर वो मना कर देता है और यहाँ से भाग जाता है। और अभी ये बच्चा भाव खा रहा होता है लेकिन बड़े होके लड़कियां भाव खाएंगी और ये उनके पीछे भागेगा। और फिर अगली सीन में हम काजुकी और रे को देखते हैं जो कि कोतारो के कैफे के अंदर होते हैं। काजुकी कहता है अरे यार हमें काम दो। कोतारो कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। और जब काजुकी मैरी को लेने आता है तो वो काफी उदास लग रही होती है और जैसे ही दिन बीतते जाते हैं तो मैरी की उदासी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी एक शाम काजुकी मैरी के पास जल्दी पहुंचता है। वो ये देखता है कि मैरी अकेली बैठी है। मिस आना ये बताती है कि मैरी के कपड़े काफी एडवांस हैं तो इसीलिए बच्चे उससे घुल मिल नहीं रहे हैं। जिसके बाद मिस आना काजुकी को एक दूसरा स्टोर सजेस्ट करती है जहाँ से वो काफी सिंपल और बेसिक कपड़े खरीद सकते हैं। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि काजुकी और रे मैरी को लेकर एक दूसरे स्टोर के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर कपड़ों का प्राइस काफी सस्ता होता है। और ये देखकर काजुकी थोड़ा हैरान हो जाता है। और जब मैरी कुछ टॉयज खरीदने के लिए कहती है तो काजुकी बोलता है अरे यार तुम जितने चाहे उतने खरीद सकती हो क्योंकि यहाँ का प्राइस काफी सस्ता है। और घर आने के बाद ये सारे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा शॉपिंग कर ली होती है। मैरी कहती है कि क्या मैं कल ये आउटफिट पहन सकती हूँ? अरे हाँ तुम आराम से इसे पहन सकती हो पर ये कल पूरा मिट्टी में गंदा होना चाहिए। और फिर अगले दिन काजुकी मैरी को एक सिंपल सी ड्रेस पहनाकर स्कूल लेकर जाता है और मिस आना उसे देखकर ये कहती है कि तुम पर ये ड्रेस काफी सूट कर रही है। जिसके बाद काजुकी थोड़ी देर तक वहीं पर रुकता है ताकि मैरी की हेल्प हो सके और वो मैरी के साथ बॉल भी खेलता है ताकि बाकी बच्चों का ध्यान उस पर जाए और वो मैरी के साथ खेलने आए। और ये प्लान काम कर जाता है जिसके बाद सारे के सारे बच्चे एक साथ खेलते हैं और मैरी भी काफी खुश होती है। और जब काजुकी शाम को उसे लेने आता है तो मैरी ये बताती है कि उसने आज काफी ज्यादा मजे किए। और जब ये सारे घर पहुंचते हैं तो काजुकी मैरी को एक सरप्राइज देता है, उसका अलग से बेडरूम बनाकर जो कि काफी ज्यादा सुंदर होता है। और मैरी ये देखकर बहुत खुश होती है और उन दोनों को पकड़ लेती है और थैंक्स बोलती है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि रे और मैरी आराम से बैठकर गेम खेल रहे होते हैं पर काजुकी काफी परेशान होता है क्योंकि उसने अपने खर्चे देख लिए होते हैं जो कि आसमानों को छू रहे होते हैं। जिनको देखकर काजुकी ये कहता है अरे यार हम तो कंगाल हो रहे हैं। रे कहता है अरे यार हम कंगाल हो क्यों रहे हैं? अबे बुद्धू हम काम नहीं कर रहे हैं, बस खर्चे कर रहे हैं इसीलिए। पर रे को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से अपनी गेम्स खेल रहा होता है और एंजॉय करता है। और तभी काजुकी कहता है तुम जानते हो ना नो पैसे नो गेम्स। और ये सुनने के बाद रे का मुंह उतर जाता है। जिसके बाद वो दोनों कोतारो के पास काम मांगने के लिए जाते हैं पर कोतारो उन्हें छोटे मोटे काम ही देता है। और घर जाने के बाद जब वो अपना काम शुरू करने ही वाले होते हैं तभी काजुकी के पास डे केयर से फोन आता है कि मैरी की एक हफ्ते की छुट्टियां हो चुकी हैं। और ये सुनने के बाद काजुकी की फट जाती है क्योंकि मैरी दोबारा से घर पर रहेगी और उनका काम नहीं हो पाएगा। और जब काजुकी मैरी को लेने के लिए स्कूल जाता है तो मैरी काफी खुश होती है और फटाक से उसके पैरों पर चढ़ जाती है। और जब ये सारे वापस घर जा रहे होते हैं तभी रे काजुकी से पूछता है कि हमारे काम का क्या होगा। काजुकी कहता है कि हम दोनों में से किसी एक को इसकी देखभाल करनी होगी। तभी मैरी ये पूछती है कि आप दोनों क्या काम करते हो, मुझे स्कूल से होमवर्क मिला है। और ये सुनने के बाद काजुकी उसकी बातों को टालने की कोशिश करता है और रे वहाँ से निकलने वाला होता है। पर जैसे ही रे यहाँ से जा रहा होता है तभी मैरी उसके सामने आ जाती है और ये बोलती है क्या तुम अपने काम पर जा रहे हो? पर रे उसकी बातों का जवाब नहीं देता तो मैरी उसके पैरों पर चिपक जाती है और ये कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी।
और फिर अगले सीन में हम काजुकी को देखते हैं जो कि काफी थक चुका होता है क्योंकि वो रातों में काम कर रहा होता है और दिन में मैरी की देखभाल। और रे भी सोने के लिए अपना सर टेबल पर रखता है पर काजुकी उसे बालों से पकड़कर उठा लेता है। अबे यार सो मत, अभी काफी काम बाकी है। और अगले दिन जब मैरी अपना फेवरेट कार्टून देख रही होती है तभी काजुकी रे से कहता है कि तुम मैरी का ध्यान रखना, मुझे बाहर जाना है किसी काम से। और जाते हुए मैरी भी उसके साथ चलने की जिद करती है पर काजुकी मना करता है कि मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम घर पर रहो। और ये सुनकर मैरी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है जिसके बाद वो रे को उठाने के लिए जाती है पर रे नहीं जागता। और फिर मैरी चुपके से काजुकी का पीछा करना शुरू कर देती है ताकि वो काजुकी के काम का पता लगा सके। और जब मैरी छुप छुप के उसके पीछे जा रही होती है तो उसे वहाँ पर एक सुंदर लड़की दिखती है और वो उसी की तरह चलने लगती है। और जैसे जैसे वो काजुकी के पीछे जा रही होती है तभी एक और औरत उसको देख लेती है पर मैरी इशारा करती है, अरे आंटी चुप रहो, कुछ कहना मत। और फिर वो एक बोर्ड के पीछे से काजुकी को देख रही होती है पर उसका ध्यान भटक जाता है और वो एक कुत्ते को सहलाने लगती है और इसी वजह से वो काजुकी का पीछा करना भूल जाती है। और जब उसे याद आता है तो वो उसके पीछे भागती है और नींद से जागते ही रे मैरी को देखता है पर मैरी उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। और जब काजुकी कोतारो से बात कर रहा होता है तभी उसे रे का कॉल आता है कि मैरी यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ से गायब है। अरे क्या, वो कहाँ चली गई? अब क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? और कोतारो ये सारी बातें सुन रहा होता है। और इसके बाद हम मैरी को देखते हैं जिसके सामने काफी सारे रास्ते होते हैं और उसे समझ नहीं आता कि वो कौन से रास्ते पर जाए। और आसपास के गुजरने वाले लोग मैरी को देख रहे होते हैं। तभी हम काजुकी को देखते हैं जो कि घर आकर रे से पूछता है कि आखिरकार मैरी कब से गायब है। पर रे को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता जिसके बाद वो अपने घर का चप्पा चप्पा छानते हैं पर मैरी उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देती। और जब उन्हें ये बात कंफर्म हो जाती है कि मैरी घर पर नहीं है तो वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं और सभी से पता करते हैं। और फिर काजुकी पार्क के अंदर जाता है और वहाँ पर एक बच्ची के पीछे भागना शुरू कर देता है पर वो बच्ची मैरी नहीं होती। और फिर काजुकी रे से कहता है, अरे यार मैरी कहाँ चली गई, कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। और जब ये दोनों थक हार कर कोतारो के पास जाते हैं तो मैरी उन्हें वहीं पर मिलती है जो कि आराम से बैठकर ड्रिंक पी रही होती है और इन दोनों को पापा बुलाती है। कोतारो ये बात सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्या पापा? तभी काजुकी कहता है, अरे यार तुम यहाँ पर हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। और मैरी को ये बात समझ नहीं आती जिसके बाद काजुकी कोतारो को थैंक्स बोलता है पर कोतारो सीरियस होकर बोलता है कि मैंने बस एक खोई हुई बच्ची को पना दी है और कुछ भी नहीं। और फिर हम ये देखते हैं कि काजुकी कोतारो को ये समझा रहा होता है कि वो इस बच्ची की बेबी सिटिंग करते हैं और ये बच्ची गायब हो गई थी इसलिए वो काफी परेशान थे। कोतारो कहता है कि मैंने जो तुम्हें काम दिया था उसका क्या हुआ? अरे हाँ, वो हम जल्दी से जल्दी कर देंगे, टेंशन मत लो। और तभी कोतारो ये कहता है कि वो मैरी का ध्यान रख लेगा और ये दोनों अपने काम पर फोकस करें। और घर पर मैरी अपना बैग तैयार कर रही होती है ताकि वो कोतारो के कैफे में जा सके। जिसके बाद रे ये कहता है, अगर इस बच्ची ने कोतारो के सामने सब कुछ बता दिया तो क्या होगा? काजुकी कहता है, तो हमारी बैंड बजने वाली है। और मैरी एकदम जाने के लिए रेडी होती है। तभी काजुकी उससे कहता है कि तुम कोतारो के सामने हमारी कोई भी बात नहीं करोगी। अच्छा ठीक है, नहीं बोलूंगी। और इसके बाद ये दोनों उसे कोतारो के कैफे में छोड़ देते हैं। और जब मैरी उसे पापा बुलाने वाली होती है तो काजुकी उसे चुप करा देता है। और इन दोनों के जाने के बाद कोतारो मैरी के लिए ड्रिंक बनाता है और मैरी को ये ड्रिंक काफी पसंद आती है। और जब काजुकी और रे अपने काम पर जा रहे होते हैं तो ये दोनों कोतारो के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर रे ये बताता है कि कोतारो एक नंबर का लड़कीबाज है। और ये सुनने के बाद काजुकी के चेहरे पर 12 बज जाते हैं और वो ये इमेजिन कर रहा होता है कि मैरी ऐसा कह रही है कि वो कोतारो से शादी करेगी और उसे किस भी कर रही है। जिसके बाद वो ट्रक को काफी तेजी से भगाता है। चलो यार इस काम को जल्दी खत्म करते हैं और मैरी के पास चलते हैं। और फिर हम कैफे का सीन देखते हैं जहाँ पर मैरी कोतारो से ये पूछ रही होती है कि वो दोनों क्या काम करते हैं। कोतारो कहता है कि मैं उनके काम के बारे में जानता हूँ, लेकिन कोतारो झूठ बोलते हुए ये कहता है कि काजुकी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, यानी कि वो लोगों को हंसाता है। और फिर हम काजुकी को देखते हैं जो कि मिशन पर ये सोच रहा होता है कि यार मैरी सब कुछ बता देगी, पर रे उसे चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि वो अपने टारगेट पर ध्यान रख रहा होता है। और यहाँ पर मैरी काजुकी और रे की ड्राइंग बना रही होती है और बनाते बनाते वो उन दोनों को पापा बुला देती है, लेकिन बाद में वो बात को कवर अप करने की कोशिश करती है। पर कोतारो ये बात समझ जाता है कि मैरी उन दोनों के साथ ही रह रही है और अपना शक पक्का करने के लिए कोतारो उससे ये पूछता है कि क्या तुम उन दोनों से प्यार करती हो? हाँ, मैं उन दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। काजुकी और रे फटाक से अपनी जॉब खत्म करके मैरी को लेने के लिए आते हैं, पर मैरी सो गई होती है। और जैसे ही रे उसे गोदी में उठाता है तो मैरी नींद में ही उन्हें पापा बोल रही होती है, पर काजुकी बात को कवर अप करता है। पर कोतारो यहाँ पर सारी बातें समझ रहा होता है। और अगले दिन जब मैरी स्कूल के अंदर होती है तो वो सभी को ये बता रही होती है कि उसके पापा तेल के काफी बड़े व्यापारी हैं। और सारे लोग ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जब काजुकी और रे उसे लेने के लिए आते हैं तो मैरी भागकर उन्हें गले से लगा लेती है। और ये प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद वो दोनों कैफे के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें ये पता चलता है कि कोतारो पहले से ही ये सारी बातें जानता है।
लेकिन वो इस बात की वार्निंग देता है कि अगर इन दोनों ने ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया तो इस बात के काफी गलत नतीजे निकल सकते हैं और क्या तुम दोनों उन नतीजों के लिए तैयार हो। और अगले सीन में ये दोनों बैठकर टीवी देख रहे होते हैं जहाँ पर एक एक्टर अपने बेटे के बुरे काम के लिए माफी मांग रहा होता है क्योंकि उसके बच्चे ने एक क्राइम कर दिया होता है। तभी रिपोर्टर ये कह रहे होते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों पर आजकल काफी नरम हो गए हैं। और ये सुनने के बाद काजुकी को अपनी पेरेंटिंग के ऊपर शक होता है, कहीं वो मैरी के ऊपर कुछ ज्यादा ही नरमी तो नहीं दिखा रहा है। और वो ये इमेजिन करने लगता है कि मैरी चोरी के केस में पकड़ी गई है और पुलिस उसे ही सुना रही है कि ये सारी की सारी गलती काजुकी की है। तभी काजुकी रे से पूछता है कहीं मैरी गलत रास्ते पे चली गई तो। अरे वाह क्या बातें कर रहे हो, जैसे तुम तो बड़े सही रास्ते पे चल रहे हो ना। और जब काजुकी मैरी को लेने के लिए जाता है तभी मिस आना ये बताती है कि आज मैरी का झगड़ा हुआ है क्लास में और एक बच्चे ने ये बताया था कि इस झगड़े की शुरुआत मैरी ने पहले की थी। और ये सारी बातें होने के बाद काजुकी मैरी को लेकर घर आ जाता है और जब मैरी रे के साथ गेम खेल रही होती है तभी काजुकी उसके पास जाता है और उससे पूछता है क्या तुमने आज स्कूल में झगड़ा किया है, पर वो मना करती है। तभी काजुकी उसका चेहरा पकड़ लेता है और काफी सीरियस होकर ये पूछता है क्या तुमने आज डे केयर में किसी को मारा है, सच बताओ। पर मैरी उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से भाग जाती है और ये कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और ये सुनने के बाद काजुकी टूट जाता है। और फिर अगले ही दिन काजुकी मैरी के लिए टिफिन बना रहा होता है और कल की बातों को याद करते करते अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है मैरी की और काजुकी उससे बात करने की कोशिश करता है, पर मैरी उसे कहती है कि मैं आपको पसंद नहीं करती पापा। और ये सुनने के बाद काजुकी और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो उसे मनाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, पर मैरी कहती है कि आज वो रे के साथ जाने वाली है। जिसके बाद रे मैरी को लेकर स्कूल चला जाता है और काजुकी भूल जाता है कि उसे लंच बॉक्स भी देना है और वो लंच बॉक्स देने के लिए बाहर भागता है, पर रे इतने वापस आ चुका होता है और आकर ये बताता है कि उसकी बस ट्रिप के लिए जा चुकी है। और इसके बाद हम ट्रिप का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस आना सभी को ये बता रही होती है कि सब एक साथ रहेंगे और ये सारे एक साथ चल रहे होते हैं। और इसके बाद ये सारे बच्चे जू के अंदर अलग अलग एनिमल्स को देखकर एंजॉय करते हैं और इसके बाद वो सारे फ्लेमिंगो की तरह एक पैर पर खड़े होने की कोशिश करते हैं और काफी सारी मस्तियां कर रहे होते हैं। और जब मैरी अपने दोस्तों के साथ बंदरों को देख रही होती है तभी टैगा पीछे से आकर उन्हें डरा देता है, पर मैरी उसे चुप रहने के लिए कहती है। और ये सुनने के बाद टैगा किसी और रास्ते पर भाग जाता है। और फिर हम काजुकी और रे को देखते हैं जो कि मैरी का खाना लेकर यहाँ पर पहुँच गए होते हैं, लेकिन मैरी और टैगा कुछ बच्चों के साथ अपने ग्रुप से बिछड़ गए होते हैं। तभी मैरी उसका हाथ पकड़ती है और ये कहती है कि मुझ पर भरोसा रखो। और फिर हम रे और काजुकी को देखते हैं जो कि छुप छुप कर मैरी का पीछा कर रहे होते हैं, पर मैरी को इस बात की भनक हो जाती है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है। और टैगा थक कर एक बेंच पर बैठ जाता है और मैरी उसका हाथ खींचती है कि चलो हमें जल्दी करना है। तभी काजुकी को ये बात समझ आती है कि ये वही लड़का है जिससे मैरी की लड़ाई हुई थी स्कूल में। और जब टैगा पानी पी रहा होता है तब वो कुछ पानी अपने कपड़ों पर गिरा लेता है और मैरी उसे साफ करने लगती है। तभी काजुकी ये बात नोटिस करता है कि मैरी उसका ख्याल रख रही है भले ही उनका झगड़ा हुआ था। और तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बिना पैसे दिए फूड कार्ट से खाना ले रहा होता है। तभी मैरी उसे कहती है कि चोरी करना बुरी बात है, लेकिन ये बंदा मैरी को इग्नोर करते हुए आगे जाता है, पर मैरी सामने आकर उसका रास्ता रोक लेती है, जो देखकर ये बंदा परेशान हो जाता है और मैरी को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, पर तभी रे उसको बचा लेता है। जिसके बाद शॉप का ओनर भी वहाँ पर आ जाता है और ये बंदा खाना छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद ये सारे दोबारा से अपने स्कूल की ट्रिप को ज्वाइन करने के लिए उन्हें ढूंढना शुरू कर देते हैं। और आगे चलते चलते मैरी और टैगा आपस में काफी सारी बातें करते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ये दोनों अब दोस्त हैं। और यहाँ पर मैरी ये बता रही होती है कि वो रे से काफी ज्यादा प्यार करती है, लेकिन काजुकी की यहाँ पर जल रही होती है क्योंकि मैरी उसका नाम नहीं लेती। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि सारे के सारे बच्चे मिस आनो को ढूंढते ढूंढते काफी थक जाते हैं, जिसके बाद ये बैठकर लंच करने का प्लान करते हैं। काजुकी और रे अभी भी ये सोच रहे होते हैं कि मैरी को उसका लंच कैसे दिया जाए। और जब मैरी ये चेक करती है कि उसके बैग में उसका लंच नहीं है तभी टैगा उसे अपना लंच ऑफर करता है और पहले के लिए माफी मांगता है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर उसी चोर की एंट्री होती है जो कि मैरी को पकड़ लेता है और ये बोलता है अरे बच्चों तुम सारे अपना लंच मुझे दे दो। और टैगा मैरी को छुड़ाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है, पर ये बंदा टैगा को ही पकड़ लेता है। मैरी उसे छोड़ने के लिए कहती है पर ये बंदा नहीं मानता, उल्टा मैरी के ऊपर ही गन तान देता है। इससे पहले ये चोर कुछ कर पाता तभी यहाँ पर एंट्री होती है रे और काजुकी की, जो कि ड्रेस चेंज कर आए होते हैं। और यहाँ पर रैबिट आते ही उस चोर की चटनी बना देता है, जिसके बाद ये दोनों उस चोर को काफी गंदे तरीके से मारते हैं और ये चोर यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद मैरी इस रैबिट को गले लगा लेती है और उसे थैंक यू बोलती है सारे बच्चों को बचाने के लिए, और बाकी बच्चे भी उन्हें थैंक यू बोल रहे होते हैं। और इसके बाद वो सारे बच्चों को ख्याल रखने के लिए कहकर यहाँ से चले जाते हैं
और दूर जाकर अपना मास्क उतारते हैं। काजुकी कहता है कि शायद मैरी ने हमें नहीं पहचाना और थोड़ी देर के बाद सारे बच्चे मिस आना को ढूंढ लेते हैं और मिस आना मैरी और टैगा को एक साथ देखकर काफी चौंक जाती है। और इसके बाद हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर मैरी आते ही काजुकी को गले से लगा लेती है और ये कहती है कि उसे आज ट्रिप के अंदर काफी मजा आया। और जैसे ही मैरी चेंज करने के लिए जाती है तभी काजुकी उसकी डायरी पढ़ता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि मैरी ने उस दिन गलती से टैगा को मार दिया था। और ये पढ़ने के बाद काजुकी को काफी ज्यादा गिल्टी फील होता है और वो मैरी के आते ही उसे गले से लगा लेता है। अरे यार मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। और यहाँ पर मैरी उससे गले लगकर काफी ज्यादा खुश होती है और काजुकी को माफ कर देती है। और फिर अगले सीन में हम क्योतारो को देखते हैं जिसके सामने एक लड़की खड़ी होती है और ये लड़की काजुकी की सिस्टर इन लॉ है और ये काजुकी को ढूंढ रही होती है। और फिर अगले सीन में हम काजुकी को देखते हैं जो कि मैरी को लेने के लिए आता है, पर यहाँ पर काजुकी थोड़ा उदास होता है क्योंकि आज काफी तेज बारिश हो रही होती है। पर तभी हम देखते हैं कि मैरी सामने से आ रही होती है और वो गिरने ही वाली होती है, पर तभी काजुकी उसको बचा लेता है। लेकिन मैरी की छतरी उड़ते हुए रोड पर चली जाती है जहाँ पर एक काफी बड़ा ट्रक उसको कुचल देता है और मैरी अपनी टूटी हुई छतरी को देखकर काफी ज्यादा उदास होती है। तभी काजुकी ये कहता है कि मैं तुम्हें नहीं दिला दूंगा, चलो अब घर चलते हैं। और इसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं जहाँ पर मैरी आते ही रे के पास जाती है गेम्स खेलने के लिए, लेकिन वो अपना सारा का सारा सामान यहाँ तक कि गीले कपड़े भी जमीन पर पटक देती है जिसको देखकर काजुकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद काजुकी ये नोटिस करता है कि ये दोनों उसका काम में बिल्कुल भी हाथ नहीं बटा रहे होते और वो रे से कहता है अरे यार रे जरा टॉवल देना, मैरी को चाहिए। पर रे बिल्कुल भी नहीं सुनता। जिसके बाद काजुकी बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो अपने रूम में आ जाता है जहाँ पर वो अपनी और अपनी वाइफ की फोटो देखता है और इसको देखकर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि ये वही मौसम था जब उसने अपनी वाइफ को खोया था। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि काजुकी बाहर से सामान ला रहा होता है पर वो नोटिस करता है अपनी सिस्टर इन लॉ को और उसको देखकर वो छुप जाता है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो काजुकी को लेकर पिछली बार सट्टा खिलवाने के लिए ले गई थी और उसके कपड़े तक उतरवा दिए थे। अरे यार मुझे घर जाने दो, घर पर कोई मेरा वेट कर रहा है। और इन लड़कियों को ऐसा लगता है कि काजुकी की गर्लफ्रेंड बन चुकी है। और इस सब के बाद काजुकी दोबारा से घर आ जाता है और अपना नॉर्मल काम करना शुरू कर देता है, पर इस बार वो कुछ ज्यादा खुश नहीं होता। और फिर मैरी उसे खाना बनाते हुए तंग करना शुरू कर देती है और ये कहती है कि मुझे भी खाना बनाना देखना है। और जब ये सारे बैठकर खाना खा रहे होते हैं तभी मैरी और रे ये कहते हैं कि हमें ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। और ये सुनने के बाद काजुकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ये कहता है कि मैं तुम्हारा मेड नहीं हूँ और मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बना सकता। और ये बोलने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। एंड देन हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर रे आराम से सो रहा होता है और तभी मैरी आकर उसको उठा देती है कि रे पापा, काजुकी पापा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं और मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है। जिसके बाद रे मैरी के लिए खाना बनाता है और उसे ये बात पता चल जाती है कि काजुकी अभी बाहर गया हुआ है। और फिर ये दोनों डे केयर में जाने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं जहाँ पर रे उसे साइकिल पर लेकर डे केयर जा रहा होता है। और फिर हम काजुकी को देखते हैं जो कि कोतारो के पास होता है और ये कहता है कि मैं इतना काम करता हूँ पर वो दोनों मेरा साथ नहीं देते, वो मुझे मेड समझते हैं। और फिर कोतारो काजुकी को कुछ पैसे लौटा देता है और ये कहता है कि ये पैसे मुझे तुम्हारी सिस्टर इन लॉ ने दिए हैं, उसने ये पैसे लेने से मना कर दिया और मेरे ख्याल से तुम्हें उससे एक बार जरूर मिलना चाहिए। आखिरकार वो तुम्हारी फैमिली का हिस्सा है और तुम्हें पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। काजुकी कहता है कि मैं वो इंसिडेंट कभी भी भूल नहीं सकता। और फिर हम रे और मैरी को देखते हैं जो कि डे केयर पहुंच गए होते हैं, पर आज तो छुट्टी होती है तो इसीलिए इन दोनों का मुंह लटक जाता है और ये दोनों घर जाकर काजुकी का वेट करते हैं कि आखिरकार वो कब आएगा। पर यहाँ पर काजुकी लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा होता है और यहाँ पर मैरी को दोबारा से भूख लगनी शुरू हो जाती है। जिसके बाद रे उसके लिए पिज्जा ऑर्डर करता है और ऐसे करते करते ही सुबह से शाम हो जाती है। और फिर हम काजुकी को देखते हैं जो कि सामने जा रहे एक बाप और बेटी को देखता है और उन्हें देखकर वो ये सोचता है काश मेरी भी एक फैमिली होती। लेकिन जाते हुए काजुकी एक बंदे से टकरा जाता है जिसके साथ उसकी बोलचाल हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसके और भी साथी आ जाते हैं जो कि मिलकर काजुकी को काफी गंदे तरीके से मारते हैं। और फिर काजुकी ये सोच रहा होता है कि वो कितना पैथेटिक है और उसी की वजह से उसकी वाइफ मारी गई। लेकिन तभी यहाँ पर उसकी सिस्टर इन लॉ आ जाती है और ये कहती है कि ये तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है, मेरी बहन तुम्हें ऐसे कभी भी पसंद नहीं करती। क्या तुम ये बात नहीं जानती कि मैं उसके दर्द से कभी भी उभर नहीं सकता। और ये बोलने के बाद काजुकी वहाँ से जाने लगता है और यहाँ पर वो ये कह रही होती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो और मेरी बहन की डेथ तुम्हारी वजह से नहीं हुई, तुम इस बात को कब समझोगे। तुम्हारी बहन मेरी वजह से मारी गई तो इसीलिए मैं तुम्हें पैसे भेजकर तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। और ये बोलकर काजुकी वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हमें काजुकी का एक पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक गैंगस्टर का पीछा कर रहा होता है और उसके साथ उसका
साथी भी होता है। और यहाँ पर वो बंदा अपनी गाड़ी में जा रहा होता है, पर काजुकी का साथी उसके चक्के में पंचर कर देता है, जिसकी वजह से वो कार पलट जाती है और जाते हुए एक ट्रक से टकरा जाती है। लेकिन तभी हम ये नोटिस करते हैं कि उस ट्रक के सामने काजुकी की वाइफ होती है और काजुकी उसे बचाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, पर काफी देर हो जाती है और इसी वजह से उसकी वाइफ मारी गई। तो वो हमेशा से ही इसका जिम्मेदार खुद को मानता है और अपने आप को ही दोष देता है। और इसके बाद हमारा सीन पलटता है और हम ये देखते हैं कि रे मैरी का टेम्परेचर चेक कर रहा होता है, जो कि बहुत ज्यादा होता है, यानी कि मैरी को बहुत तेज फीवर होता है। जिसके बाद रे बार बार काजुकी को कॉल करता है, पर काजुकी उसका कॉल पिक नहीं करता। जिसके बाद वो ये सोचता है कि मुझे मैरी को लेकर हॉस्पिटल जाना होगा, पर उसे ये पता नहीं होता कि आखिरकार हॉस्पिटल कहाँ पर है। और फिर हम काजुकी को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ की ग्रेव के पास होता है और ये बोलता है कि मैं अब तक तुम्हें भूला नहीं हूँ। और फिर हम दोबारा से रे को देखते हैं जो कि मैरी को लेकर कोतारो के पास आता है और ये कहता है कि मैरी की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, हमें इसे लेकर हॉस्पिटल जाना होगा। और इसके बाद हमें काजुकी का एक पास दिखाया जाता है जहाँ पर वो काफी ज्यादा इंजर्ड होता है और एक पार्क के अंदर होता है। और इस पार्क के अंदर वो पहली बार अपनी होने वाली वाइफ से मिलता है और इसी जगह पर उसकी वाइफ की ग्रेव होती है। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है उसकी सिस्टर इन लॉ की और वो ये कहती है कि तुम्हें मेरी बहन को भूलकर अब आगे बढ़ जाना चाहिए। जिसके बाद वो काजुकी को ये समझाती है कि तुम्हें अपनी पुरानी मेमोरीज भुला देनी चाहिए। काजुकी कहता है कि मैं चाहकर भी अपनी पुरानी मेमोरीज भुला नहीं सकता। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारी मेमोरीज कोई कैद नहीं है, तुम इससे आराम से निकल सकते हो। और मैं फ्रांस जा रही हूँ वहाँ पर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने। और आज वो यही बात अपनी बहन को बताने के लिए आई होती है और वो जाते हुए ये कहती है कि मैंने ऐसा सुना है कि तुम्हारा कोई रिलेटिव तुम्हारे पास रहने के लिए आया है, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे घर में खुशियाँ ला सकता है। जिस पर काजुकी ये कहता है कि वो लड़की काफी अजीब है, वो मेरी एक भी बात नहीं सुनती। और इसके बाद ये दोनों इसी तरह से बातें करते रहते हैं। तभी सामने से धूप निकलती है और ये दोनों उस धूप को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और काजुकी ये सोचता है कि मुझे अब आगे बढ़ जाना चाहिए। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि काजुकी दोबारा से घर आ जाता है और वो ये देखता है कि रे और मैरी एक साथ सो रहे हैं और रे ने मैरी के ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है, यानी कि वो उसकी काफी ज्यादा केयर कर रहा था। और ये देखकर काजुकी बहुत ज्यादा खुश होता है। और फिर अगले सीन में मैरी और रे काजुकी को फ्रेंच टोस्ट बनाकर देते हैं, जिसको खाने के बाद काजुकी ये कहता है, अरे यार मैं बताता हूँ कि फ्रेंच टोस्ट कैसे बनता है, तुम्हें ये नहीं आता। और इसके बाद काजुकी मैरी को एक न्यू अम्ब्रेला देता है, जिसको लेकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। और इसके बाद हम रे को देखते हैं जो कि तैयार श्यार होने के बाद कहीं जाने वाला होता है, क्योंकि आज रे का बर्थडे है। तो वो अपने बालों को काफी अच्छे से बनाता है और घर से निकलने ही वाला होता है। लेकिन तभी अचानक उसके सामने मैरी आ जाती है और वो ये पूछती है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? रे ये कहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। और मैरी को ये बात समझ नहीं आती, जिसके बाद रे यहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद काजुकी वहाँ पर आ जाता है और रे से ये पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या तुम्हें आज कोई काम है? रे ये कहता है कि मुझे आज कोई भी काम नहीं है, मैं बस अपने घर जा रहा हूँ अपने फादर से मिलने। और यहाँ पर मैरी उसे बताने ही वाली होती है कि वो और काजुकी उसके जन्मदिन की तैयारियां कर रहे हैं, पर काजुकी उसको चुप करा लेता है क्योंकि वो दोनों रे को सरप्राइज देना चाहते हैं। और इसके बाद हम रे को देखते हैं जो कि बिल्कुल अपने घर के सामने है और ये घर काफी बड़ा होता है, पर रे के चेहरे पर 12 बज रहे होते हैं। फिर वो अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद वो अपने फादर को ढूंढने लगता है। और इसके बाद हम मैरी को देखते हैं जो कि काजुकी से ये पूछ रही होती है, क्या रे पापा अपने फादर से मिलने गए हैं? काजुकी हाँ कहता है। मैरी पूछती है, इसका मतलब वो तो मेरे ग्रैंडपा हुए ना? अरे हाँ, वो तुम्हारे ग्रैंडपा हुए। और यहाँ पर काजुकी उसे ये बता रहा होता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा काफी डरावने हैं। और मैरी ये कहती है कि हाँ डरावने, मैं जानती हूँ कि जब मिस आना पियानो बजाती है तो वो भी काफी ज्यादा डरावनी लगती है, बिल्कुल ऐसे ही ना। और इसके बाद हम दोबारा से रे को देखते हैं जो कि अपने फादर के सामने होता है और वो ये कहते हैं कि तुमने आने में काफी ज्यादा टाइम लगा दिया, चलो फाइनली तुम आए तो सही। और यहाँ पर रे अपने फादर को बॉस कहकर बुलाता है। जिसके बाद रे के डैड ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा था कि काजुकी काफी बकवास इंसान है, पर उसने भी काफी प्रोग्रेस दिखाई है। और मैं ये बात काफी अच्छे से जानता हूँ कि कुछ मिशंस में तुमने बहुत गड़बड़ की है और तुम्हारे अब घर वापस आने का टाइम आ चुका है। और फिर अगले सीन में हम मैरी और काजुकी को देखते हैं जो कि अब भी रे के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। और काजुकी ये कहता है कि जब वो पहली बार रे से मिला था तो रे बिल्कुल एक रोबोट की तरह था। और ये सुनने के बाद मैरी कहती है कि मैं भी एक रोबोट बनना चाहती हूँ। अरे तुम रोबोट ना ही बनो तो काफी अच्छा है। मैरी कहती है कि ये बनना काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि रोबोट अपने सारे काम बड़ी आसानी से कर सकता है। और फिर हम दोबारा से रे के डैड को देखते हैं जो कि ये कह रहे होते हैं कि तुम्हारे अंदर भी एक असैसियन का खून दौड़ रहा है और तुम ही हमारे बिजनेस को आगे टेक ओवर करोगे और तुम्हारे अंदर मेरी फैमिली का ब्लड है और इसीलिए तुम अभी तक जिंदा हो। और वो बार बार रे से अलग अलग तरह के सवाल पूछ रहे होते हैं और लास्ट में ये कहते हैं कि तुमने कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिखाई है, मुझे ऐसा
ऐसा लगता है कि ये सारी की सारी गलती काजुकी की है। और तभी रे ये कहता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, ये गलती मेरी है और मेरी वजह से काफी सारे मिशंस फेल हुए हैं। और ये सारी बातें होने के बाद उसके डैड उसे एक मिशन देते हैं जो कि उसी के दोस्त को मारने का होता है, जिसने रे के साथ पहले काफी ज्यादा काम किया था। तुम जानते हो इस बंदे ने हमें धोखा दिया है तो तुम्हें इसे टपकाना है। और तभी उसके पास काजुकी का फोन आता है और वो ये पूछता है कि तुम वापस कब आ रहे हो? अरे मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा तो तुम मेरा वेट मत करना। और जैसे रे बाहर आता है तो वहाँ पर एक बंदा उसका इंतजार कर रहा होता है, जिसके बाद ये दोनों गाड़ी में बैठकर आगे जाने लगते हैं और उसी बंदे के बारे में बात करते हैं। और तभी ये बात सामने आती है कि इस बंदे ने रे के डैड की ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया है, तो इसीलिए उन्होंने इसे मारने का ऑर्डर दिया है। और वो गाड़ी वाला बंदा ये बताता है कि उन्होंने इसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया है और अब वो इसके पीछे हैं। और सुनो रे, पहले इस बंदे ने हमारे साथ काफी ज्यादा काम किया है पर अब ये बंदा हमारे किसी भी काम का नहीं है। और इसके बाद ये दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो बंदा होता है और ये कहता है कि रे जब तुम उसे मारो तो उसके आखिरी शब्द मुझे बता देना और मैं यही नोट करता हूँ। और इसके बाद रे उसी बंदे के पास चला जाता है और ये बंदा रे का दोस्त होता है और ये दोनों लड़ते हुए बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर ये बंदा कहता है कि तुम भी अपने डैड की तरह ही एक रोबोट हो, उन्होंने एक रोबोट को पैदा किया है, तुम्हारे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। और फिर हम मैरी को देखते हैं जो कि अब भी रे का इंतजार कर रही होती है और उसके बारे में ना जाने क्या क्या सोचती है। और फिर हम रे को देखते हैं जो कि अपने साथी का पीछा करते करते छत पर आ जाता है और यहाँ पर इन दोनों में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। रे मैं ये बात जानता हूँ कि तुम कभी नहीं बदलोगे और मेरे पास एक चीज थी जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता था पर तुमने मुझसे वो चीज छीन ली। और ये दोनों ऐसे लड़ते लड़ते ही बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर ये बंदा रे को खरी खोटी सुनाता है कि वो एक रोबोट है। और तभी हम ये देखते हैं कि रे अपने साथी के ऊपर गोली चला देता है और ये बंदा नीचे गिर जाता है और गिरते गिरते ये बंदा कहता है कि मैं भी आ रहा हूँ और रे बस उसे देखता ही रहता है। और इसके बाद रे दोबारा से नीचे आ जाता है, जहाँ पर वही गाड़ी वाला बंदा ये कहता है क्या तुमने उसके आखिरी शब्द सुने? रे मना कर देता है कि मैंने नहीं सुने। और इसके बाद ये बंदा गाड़ी लेकर यहाँ से चला जाता है और रे थोड़ी देर बाद आने की बात कहता है। और यहाँ पर रे अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा होता है और तभी उसे काजुकी का फोन आता है जो कि उसे ये पूछता है कि तुम कब आ रहे हो? रे कहता है कि मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। और ये कहने के बाद वो उसके फोन को काट देता है और अपने दोस्त की बात को याद करता है कि तुम कभी नहीं बदल सकते रे। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है काजुकी की, जो कि उसका फोन ट्रैक करते करते यहाँ तक पहुँच जाता है और वो ये कहता है कि चलो मैरी तुम्हारा इंतजार कर रही है। और तभी रे उससे ये पूछता है कि तुम यहाँ पर आई कैसे? अरे मैंने तुम्हारे फोन में एक ट्रैकर छुपाया हुआ है जिससे मैं तुम्हें कभी भी ढूंढ सकता हूँ। और जाते हुए ये दोनों अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहे होते हैं जब ये दोनों पहली बार मिले थे। तभी रे कहता है कि तुम एकदम यूजलेस थे पर मुझे वो दिन याद है जब तुमने अचानक से अपने घर की सफाई करनी शुरू कर दी थी और नए नए सामान लाने शुरू कर दिए थे और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है। और यहाँ पर रे उससे ये पूछता है कि हम चेंज हो सकते हैं? अरे यार देखो मुझे नहीं पता कि हम चेंज हो सकते हैं या फिर नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। और इसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं जहाँ पर रे ये नोटिस करता है कि पूरा का पूरा घर सजा हुआ है और मैरी सामने सो रही है। और तभी काजुकी ये कहता है कि मैरी ने मेरी हेल्प की थी सारा सामान अरेंज करने में और तुम्हारे लिए सजाने में। और तभी काजुकी मैरी को उठाता है और वो नींद में उड़ते ही रे के लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाना शुरू कर देती है, हैप्पी बर्थडे टू यू। और ये कहते ही वो दोबारा से सो जाती है। और ये देखकर रे बहुत ज्यादा खुश होता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर काजुकी ये कहता है कि मैरी तुमने कर दिखाया। आखिरकार रे हंसी गया। और फिर अगले सीन में हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि कोतारो के पास आकर उससे ये कहता है कि बॉस ने तुम्हें नई रिक्वेस्ट भेजी है। और जैसे ही वो एनवेलप खोलकर देखता है तो उसके अंदर काजुकी और मैरी की फोटो होती है। और ये देखकर कोतारो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और अब देखना ये है कि क्या रे मैरी और काजुकी को बचा पाता है या वो इन दोनों को भी हमेशा के लिए खो देगा। और इसके बाद हम मैरी को देखते हैं जो कि भाग रही होती है और काजुकी उसे चीयर कर रहा होता है। और मैरी यहाँ पर अपने स्कूल के लिए दौड़ने की प्रैक्टिस कर रही होती है क्योंकि कुछ दिनों के बाद उसके स्कूल में एक स्पोर्ट्स कंपटीशन है जिसमें मैरी को पार्टिसिपेट करना है और गोल्ड मेडल लेकर आना है। और यहाँ पर काजुकी उसके दौड़ने का टाइम नोट कर रहा होता है कि मैरी कितनी दूर तक भागी है और उसने ये डिस्टेंस कितने टाइम में तय किया है। और वो मैरी को देखकर ये बोलता है, अरे वाह मैरी तुमने काफी अच्छा किया और मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपटीशन में तुम ही फर्स्ट आने वाली हो। जिसके बाद वो रे को देखकर ये बोलता है, अबे ओए जिंदा आत्मा तू तो कुछ बोल ले। और इसके बाद रे मैरी को न जाने क्या क्या बताने लगता है और ये सारी बातें उसके सर के ऊपर से जा रही होती हैं। और इसी तरह से इन तीनों की बातें चलती रहती हैं, जिसके बाद ये सारे काफी ज्यादा थक जाते हैं और कहीं जाने का प्लान करते हैं। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे क्योतारो के कैफे में आ जाते हैं जहाँ पर मैरी आराम से बैठकर जूस पी रही होती है और ये सारे एंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ पर मैरी रे से कहती है कि तुम तो बिल्कुल काजुकी पापा की तरह लग रहे हो। और उन्हीं के
की तरह हरकतें भी करने लगे हो। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि रे एक किंडरगार्टन के अंदर आ जाता है जहाँ पर वो अपने टारगेट को देख रहा होता है और इसके पास काफी ज्यादा मस्त बाइनोकुलर्स होते हैं। और इसके बाद हम काजुकी को देखते हैं जो कि घर में खाना बना रहा होता है और तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक काले कलूटे इंसान की, यानी कि रे की, जिसको देखकर काजुकी ये कहता है, अबे यार तुझे क्या हुआ? और रे ये कहता है, अरे कुछ नहीं यार, मैं बस रात भर एक मिशन पर था और वो काफी अच्छे से निपट गया। और इसके बाद वो काजुकी से कहता है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? और ये सुनने के बाद काजुकी काफी ज्यादा चौंक जाता है और ये बोलता है, अबे तेरी तबीयत तो ठीक है ना? और वो रे का टेम्परेचर चेक करने लगता है और ये कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ऐसा दिन भी आएगा। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सारे खाना खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर काजुकी ये बोलता है, अरे मैरी, रे ने भी तुम्हारे लिए राइस बॉल्स बनाए हैं। और ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद ये दोनों मैरी को लेकर किंडरगार्टन पहुंच जाते हैं और उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए जगह ढूंढ रहे होते हैं ताकि वो बैठ सके। और इसके बाद सारे के सारे पेरेंट्स अपना अपना कैमरा निकाल लेते हैं ताकि वो अपने बच्चों की फोटो खींच सके। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर कुछ और मॉम्स आ जाती हैं जो कि इन दोनों से बातें करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि ये दोनों काफी यंग और हॉट लग रहे होते हैं। और काजुकी इन सारी औरतों में काफी ज्यादा फेमस होता है। रे पूछता है, क्या तुम इन्हें जानते हो? काजुकी कहता है, अरे यार, जब मैं मैरी को छोड़ने के लिए स्कूल आता हूँ तो ये सब मुझे मिल जाते हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि स्कूल का फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है और ये दोनों भी अपना कैमरा लेकर एकदम तैयार हो जाते हैं और सारे बच्चे एक एक करके आगे जा रहे होते हैं। और तभी मैरी भी यहाँ पर आ जाती है, जिसको देखकर ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो मैरी को पोज करने के लिए कहते हैं और मैरी कहती है चीज, और ये उसकी फोटो क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पर काजुकी अलग अलग स्टाइल में मैरी की फोटोज क्लिक कर रहा होता है, पर रे काफी ज्यादा बोर लगता है। और इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल ये बोलते हैं कि मैरी आज स्पीच देने वाली है, तो चलो मैरी स्टार्ट हो जाओ। और इसके बाद मैरी यहाँ पर स्पीच देती है और स्पोर्ट्स फेस्टिवल की अनाउंसमेंट कर देती है। और ये सुनने के बाद काजुकी पीछे खड़ा हुआ सीटियां मार रहा होता है और ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद पहला गेम स्टार्ट होता है, जहाँ पर काफी सारी बॉल्स को एक बास्केट के अंदर डालना होता है और ये बच्चे डांस करते करते ये सारी बॉल्स बास्केट के अंदर डाल रहे होते हैं। और यहाँ पर काजुकी मैरी को बहुत ज्यादा चीयर करता है। और इसके बाद दूसरी गेम स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर सारे बच्चे रस्सी खींच रहे होते हैं, पर मैरी की टीम नीचे गिर जाती है। और फिर एक न्यू गेम स्टार्ट होता है, जहाँ पर ये सारे बच्चे हाथ पकड़कर अलग अलग तरह के पोजेस बना रहे होते हैं। और ये देखकर रे और काजुकी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और इनके एक्सप्रेशंस धीरे धीरे करके चेंज हो रहे होते हैं, क्योंकि मैरी के ग्रुप में एक लड़का होता है और ये उन्हें ऐसे देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, यानी कि ये दोनों अंदर ही अंदर जल रहे होते हैं। और थोड़ी देर के बाद ये दोनों अपना आपा खो देते हैं और ये गुस्से में बोलते हैं, अबे ओए छुटकू, साइड उससे, इतनी पास मत जा वरना मैं तेरी चटनी बना दूंगा। और तभी रे बोलता है कि इसे तो मैं जान से मार दूंगा। अबे ओए ठंड पा, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और इसके बाद हम ये देखते हैं कि लंच टाइम हो जाता है और मैरी खाना खाने के लिए आ रही होती है और वो ये देखती है कि उसके सामने काफी सारा खाना रखा होता है जो कि काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहा होता है। और ये सारा खाना रे और काजुकी ने बनाया होता है और ये सारा खाना मैरी की पसंद का होता है और ये सारे लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद हम रे को देखते हैं जो कि अपने बनाए हुए राइस बॉल मैरी के पास लेकर आ जाता है और वो उसमें से एक उठा लेती है। और यहाँ पर रे ये नोटिस करता है कि मैरी और उसके दोस्तों को ये राइस बॉल्स काफी ज्यादा पसंद आ रहे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर अलग अलग फ्लेवर की चीजें डली होती हैं। और सारे के सारे बच्चे इन राइस बॉल्स को मस्ती से खा रहे होते हैं और ये देखकर रे चैन की सांस लेता है। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर रनिंग का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर सारे के सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को चीयर कर रहे होते हैं। और अब बारी आती है मैरी और उसके दोस्तों की, जो कि आपस में कंपटीशन कर रहे होते हैं। और यहाँ पर मैरी काफी ज्यादा नर्वस लग रही होती है, लेकिन वो खुश भी होती है। और यहाँ पर काजुकी मैरी के लिए चीयर कर रहा होता है, पर रे की आवाज निकलती ही नहीं है। पर थोड़ी देर के बाद हम ये देखते हैं कि रे धीरे धीरे लाउड होना शुरू हो जाता है और ये बोलता है कि मैरी तुम कर सकती हो। और इस बार वो काफी तेज चिल्लाता है। और जैसे ही मैरी ये देखती है कि रे उसके लिए चीयर कर रहा है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी पटाख से नीचे गिर जाती है। और ये देखकर रे को ऐसा लगता है कि ये सारी उसकी गलती है और मैरी यहाँ पर लास्ट में आती है। तो लो भाई, मिल गया मैरी को गोल्ड मेडल। अरे मेरा मतलब है कि मैरी को लास्ट वाला मेडल मिलता है और वो इसे लेकर काफी ज्यादा दुखी होती है। और रे को ऐसा लग रहा होता है कि ये सारी गलती उसी की है और वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। जिसके बाद एक और न्यू गेम स्टार्ट होता है और ये गेम बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ खेलना होता है, यानी कि उन दोनों को एक साथ भागना है। और यहाँ पर एक नहीं बल्कि काफी सारी गेम्स होती हैं जो कि उनके पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। और यहाँ पर काजुकी मैरी के साथ खेल रहा होता है और रे बस बैठा हुआ उन्हें ताक रहा होता है। और रे मन ही मन में ये सोच रहा होता है कि क्या ये जीत पाएंगे। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि काजुकी और मैरी नीचे गिर जाते हैं। तो लो भाई, रे ने दोबारा से अपनी बुरी नजर लगा दी। मुझे तो इस बंदे की नजरों में ही झोल लग रहा है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि काजुकी और मैरी जिस जगह पर गिरे होते
होते हैं वहाँ पर एक बॉक्स होता है जिसके अंदर से एक लेटर बाहर निकलता है और इस लेटर पर जो भी लिखा होता है वो बच्चों को लेकर आना होता है। और इसके बाद मैरी उन दोनों को लेकर अपने साथ भागना शुरू कर देती है और इस बार ये तीनों काफी ज्यादा तेज भागते हैं और इस कंपटीशन को जीत जाते हैं। जिसके बाद मैरी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे फर्स्ट प्राइज यानी कि गोल्ड मेडल मिला होता है। और ये देखकर ये तीनों बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी रे उससे ये पूछता है कि आखिरकार उस लेटर में क्या लिखा था और जैसे वो पढ़ता है तो उसके अंदर फैमिली लिखा होता है। और ये पढ़ने के बाद काजुकी थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाता है और उसके आंसू भी बाहर निकलने वाले होते हैं। पर मैरी उसे देखकर काफी ज्यादा हंस रही होती है। और तभी यहाँ पर उनकी टीचर आती है और ये बोलती है कि मैं तुम तीनों की एक फोटो लेना चाहती हूँ। जिसके बाद ये तीनों एक प्यारी सी फोटो क्लिक करवा लेते हैं और ये तीनों काफी ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। और फिर हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर ये सारे घर जा रहे होते हैं और काजुकी इन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों ने काफी अच्छा किया और रे तुमने भी। और वो ये बोलता है कि इस बार हम अच्छे से नहीं जीत पाए पर अगली बार हम पूरी मेहनत करेंगे। और यहाँ पर मैरी उन दोनों की बातें सुनते सुनते सो गई होती है। लेकिन तभी अचानक हम दोबारा से उसी बंदे को देखते हैं जो कि क्योतारो के पास जाकर उसे ये फोटो देता है और ये बोलता है कि हमारे बॉस चाहते हैं कि तुम इस बंदे को जल्दी से जल्दी खत्म कर दो। यानी क्योतारो को काजुकी को मारने का ऑर्डर मिला होता है। तो अब देखना ये है कि क्या क्योतारो काजुकी को जान से मरवा देगा या उसे बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगा। और जहाँ तक हम ये जानते हैं कि रे भी उसे जल्दी मरने नहीं देगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए आप जाकर हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप हमसे बात करने के लिए हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, टेक केयर, गुड बाय दोस्तों।